Hi all, welcome to Examshala. In this video, we are going to see some important news analysis of 26th of March 2021. But before getting started, kindly do like, share, subscribe our channel on YouTube, follow us on Instagram, Facebook and Telegram. Now let's move into the video. The first news is RBI forecasting of the GDP growth. That we know that RBI, that is Reserve Bank of India, भी बहुत सी एजेंसियों में से एक है जो इंडिया में ग्रोथ को प्रिडिक्ट करता है, जो ग्रोथ के पैरामीटर्स को देखता है, जस्ट लाइक अदर एजेंसीज लाइक ग्लोबल एजेंसीज लाइक मूडीज, ओके, मूडीज, फिंच, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल मॉनेटरी फोरम, इन सब की तरह ही रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया भी इंडिया के ग्रोथ पैरामीटर्स को देखकर, समझकर, एनालाइज करके इंडिया की ग्रोथ प्रेडिक्शंस को प्रेडिक्ट करता है। तो रिसेंटली अब यहाँ पर जानने के लिए दो न्यूज़ हैं। फर्स्ट इज़ हु इज़ दिस मैन? शक्तिकांत दास। सो ही इज़ द एक्टिंग गवर्नर ऑफ RBI, ठीक है। ही इज़ ऑल्सो द हेड ऑफ द MPC, दैट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसमें 6 मेंबर होते हैं, ठीक है। 2 मेंबर गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, 2 मेंबर RBI अपॉइंट करती है, और बाकी के 2 एक होते हैं RBI के डिप्टी गवर्नर और एक होते हैं गवर्नर। ये मॉनेटरी पॉलिसी का काम क्या होता है? MPC ये हर 2 महीने में बाई मंथली मीटिंग करती है और रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, दैट इज़ वो रेट जिस पर बैंक्स RBI से लोन लेती है एंड वाइस वर्सा, उस रेट के फिगर्स को डिसाइड कौन करता है? यही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। उसके अलावा जो इन्फ्लेशन, महंगाई दर, जिसका टारगेट हमने रखा है 4 ± 2 यानी कि 6% के आसपास, उसको मेंटेन रखना, उसको कंटेन यानी 6% के आसपास रखना, 6% से ज़्यादा नहीं होने देना और 2% से कम नहीं होने देना, इसके बीच में रखने के लिए जिम्मेदारी किसको दी गई है? तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को। इसको हेड कौन करता है? शक्तिकांत दास। तो इन्होंने अभी बताया है कि इंडिया जो है 2021-22 फिजिकल ईयर में विल ग्रो एट अ रेट ऑफ 10.5%. The GDP growth of India in the financial year 2021 and 22 is going to be 10.5%, has been predicted by the RBI in spite or instead of the present COVID cases surges, यानी कि अभी जो कोविड केस बढ़ रहे हैं उसके बावजूद इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा कहना किसका है? हमारे RBI गवर्नर का। ये एक तरह की मैसेजिंग भी है to boost the confidence in the shareholders and investors inside and outside the India, because recently the Sensex dropped by near 1600 points due to seeing the cases. When the cases are rising, the government is deciding to impose again lockdown, और फिर लॉकडाउन हो जाएगा तो प्रोडक्शन कम होगा, डिमांड कम होगी, सप्लाई कम होगा। तो इसीलिए जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपना पैसा शेयर मार्केट से वापस खींच रहे हैं, एंड दैट इज़ वाई इट हैज़ डिक्रीज्ड बाय 1600 पॉइंट्स। तो उनमें कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए RBI के गवर्नर ने कहा है कि हमारे जो ग्रोथ है वो गिरने वाला नहीं है, और इन जो सेकेंड वेव है कोविड की वो हमारी इकोनॉमी पे कोई असर नहीं डालेगी, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ गोइंग टू बूस्ट द कॉन्फिडेंस अमॉन्ग द शेयर होल्डर्स, एंड द सेंसेक्स इज टारगेटेड टू ग्रो अप आफ्टर हिज स्टेटमेंट, बिकॉज ये कोई सड़क पे घूमता हुआ व्यक्ति तो है नहीं। He is the RBI governor, and when he says something, it means something. So this was the news. अब RBI की बात कर ही रहे हैं तो RBI के बारे में जान लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, 1934 इंडिया से पहले वो इम्पीरियल बैंक था। इम्पीरियल बैंक से फिर उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया 1949 के लेजिस्लेशन से। ये एक गवर्नमेंट की बैंक है, यानी कि इसका मालिक कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके फंक्शंस क्या क्या हैं? तो इट इज़ बैंक ऑफ बैंक्स, ठीक है, बैंकों का बैंक, यानी बैंकों को कर्ज चाहिए, आम लोगों को कर्ज चाहिए, नॉर्मल पीपल इफ दे वांट लोन दे विल गो टू द बैंक,
एंड इफ द बैंक वांट्स लोन दे विल गो टू आरबीआई। अगर सरकारों को लोन चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, कौन देगा? आरबीआई। पूरे इंडिया में बैंकिंग नॉर्म्स क्या होंगे, रूल्स रेगुलेशंस, कितना पैसा रखना है, कितना लोन पे देना है, उसको कौन डिसाइड करेगा? आरबीआई। फॉरेक्स रिजर्व, इंडिया में फॉरेन करेंसी मेंटेन रहे, खाली ना हो, उसके मेंटेनेंस का काम किसका है? आरबीआई। और भी जितने भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मेजर्स हैं वो कौन लेगा? आरबीआई। कौन सी करेंसी चलेगी नहीं चलेगी, करेंसी छापने का काम किसका है? आरबीआई। गवर्नमेंट से परमिशन लेकर, लेकिन आरबीआई छापती है, बदले में उतना सोना वो रख लेती है। ठीक है। आरबीआई के पास एक और करेंसी होती है, इसको कहते हैं आईएमएफ ट्रांस। ये आईएमएफ ट्रांस आईएमएफ ग्रुप के मेंबर कंट्रीज़ को दिया जाता है। वो एक तरह का कूपन होता है, उस कूपन के हिसाब से जितने आपके पास वैल्यू है उतने पैसे आप इन डॉलर्स ज़रूरत पड़ने पर कर्ज ले सकते हैं। कहाँ से? आईएमएफ से। ठीक है। तो आईएमएफ की, आरबीआई की एक और करेंसी क्या होती है? आईएमएफ ट्रांस। आरबीआई के पास पैसा किस फॉर्म में होता है? गोल्ड, डॉलर एंड आईएमएफ ट्रांस। दीज ऑल आर व्हाट? द फॉरेन एक्सचेंज। यानी फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी करेंसी हमारे पास कैसे होती है? एक होती है गोल्ड के फॉर्म में, डॉलर के फॉर्म में, आईएमएफ ट्रांस के फॉर्म में, और एक्सटर्नल बॉन्ड्स, दैट इज बॉन्ड्स ऑफ यूएस मार्केट्स, यूएस बॉन्ड्स, लंदन बॉन्ड्स एक्सेट्रा। तो ये था कंप्लीट आरबीआई। सेकेंड न्यूज़ इज द गुजरात गवर्नमेंट। अभी रिसेंटली जो डीवाईएसओ की एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि रण महोत्सव। अब रण महोत्सव न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल एक्सपेंस गवर्नमेंट का डबल हुआ है, लेकिन टूरिस्ट जो है वो हाफ हुए। तो ये एक स्टेटमेंट आ सकता है कि आपको पूछा जाए कि द अमाउंट ऑफ टूरिस्ट इंक्रीज्ड इन दिस ईयर रणोत्सव, सो नो इट एक्चुअली डिक्रीज, एंड एक्सपेंडिचर डिक्रीज, सो नो इट इंक्रीज। एंड उसके बाद कुछ और चीज़ जानने की है। पहला, ये कहाँ होता है? तो कच्छ डिस्ट्रिक्ट में होता है। कब होता है? तो विंटर सीजन में होता है। तो दो चीज़ ज़रूरी हैं, कब होता है? विंटर सीजन में। कहाँ होता है? कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। इस साल क्यों न्यूज़ में है? अगले साल के कंपैरिजन में डबल एक्सपेंस हुआ और टूरिस्ट जो है वो हाफ आए। ठीक है। शुरू किसने किया था? नरेंद्र मोदी जी ने। क्लियर है? रण मतलब क्या होता है? द डेजर्ट। फेमस क्यों है? फॉर द सिल्वर डेजर्ट, वाइट डेजर्ट। द डेजर्ट्स आर वाइट इन कलर एंड इन द विंटर सीजन, जब पूर्णिमा होती है तो इट फील्स लाइक समथिंग इज शाइनिंग ऑन द ग्राउंड एज वेल एज द मून, सो कंप्लीट शाइनिंग, वाइट सैंड, वाइट मून, so it's illuminating atmosphere and this makes it special. Okay. Third news is recently we know Modi ji is currently in Bangladesh maintaining their 50th independence year, and उसी पे ऑथर कह रहे हैं कि शेख हसीना के प्राइवेट सेक्रेटरी ने कहा है कि इंडिया इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेबर। तो देख लेते हैं हमारे बीच में ट्रेड रिलेशंस कैसे हैं। सो इंडिया एंड बांग्लादेश इकोनॉमी। तो सबसे पहले साउथ एशिया में इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? बांग्लादेश। ठीक है। इंडिया क्या क्या एक्सपोर्ट करता है? राइस, मसाले, कॉटन, सिरेमिक, केमिकल, पेट्रोलियम, मशीनरी, व्हीकल्स टू बांग्लादेश, while it imports ready-made garments. ओके। बांग्लादेश में मसलिन, मलमल के कपड़े पहले बनते थे, तो मसलिन के कपड़े, बने हुए कपड़े भी हम इंपोर्ट करते हैं और बदले में उन्हें हम रॉ कॉटन एक्सपोर्ट करते हैं। बांग्लादेश के पास इंडिया के कंपैरिजन में ट्रेड डेफिसिट। नाउ व्हाट इज़ द वर्ड ट्रेड डेफिसिट? ट्रेड डेफिसिट मीन्स इफ देयर आर टू कंट्रीज A and B and A is selling something to B and B is selling something to A, but if the amount of selling of items by A is more and B is less, then B will have a trade deficit. Deficit means घाटा। तो अगर A ज़्यादा बेचेगा और B उसके बदले में कम बेचेगा तो A का क्या हुआ? ट्रेड डेफिसिट। और सिमिलरली अगर उसको उल्टा हो गया तो फिर A का होगा ट्रेड डेफिसिट। तो जैसे कि इंडिया और USA में होता है। ठीक है। इंडिया USA को चीज़ें ज़्यादा बेचता है, ख़रीदता कम है, तो हमारे साथ क्या हुआ? उसका ट्रेड डेफिसिट। वही इंडिया चाइना में ठीक उल्टा, चाइना को हम कम चीज़ें बेचते हैं लेकिन खरीदते ज़्यादा है, तो हमारे उनके साथ ट्रेड डेफिसिट है। इंडिया बांग्लादेश में क्या है? तो इंडिया जो है बांग्लादेश को चीज़ें ज़्यादा बेचता है,
इन कंपैरिजन टू परचेजिंग। सो इंडिया और बांग्लादेश में ट्रेड डेफिसिट किसका हुआ? बांग्लादेश का। सो बांग्लादेश के पास अभी ट्रेड डेफिसिट है, तो ये ऑथर ये कह रहे हैं कि वी नीड टू वर्क ऑन द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक डील सो दैट आवर ट्रेड डेफिसिट शुड ऑल्सो मिनिमाइज। हर कंट्री इस फॉर्मूला में फिराक में रहती है कि उसका ट्रेड डेफिसिट कम हो, यानी कि वो कम खरीदे और बेचे ज़्यादा, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि सब लोग अगर बेचेंगे ही तो फिर खरीदेगा कौन? तो द बेटर वे इज़ ट्रेड बैलेंस, हम जितना खरीदें उतना बेचे भी और सारा वर्ल्ड एक ट्रेड बैलेंस में मेंटेन रहे। तो ये कब होगा? जब डेवलपमेंट जो है वो ऑल अराउंड एरिया पे पहुंच जाएगा। सो व्हेन डेवलपमेंट रीचेस एट एवरी लेवल सॉरी देयर विल नो कंट्रीज इन द वर्ल्ड दैट विल हैव अ लीस्ट LDC कंट्री, लोअर डेवलपमेंट कंट्रीज नहीं रहेंगी, देन वी विल हैव द सेम अमाउंट टू सेल एंड परचेज। Talking on the same thing, talking about India and Bangladesh, let's get back to some historical relations. So Bangladesh got its independence on 16th of December 1971 with the help of Indian Army. So Indian Army में जो हमारे मेजर थे, मेजर जगजीत सिंह अरोड़ा, JS अरोड़ा, made their commander, that is commander of the eastern Pakistan which is now Bangladesh, A खां नियाजी। फोटोज आपने देखी होंगी। सो ही साइंड, दुनिया के इतिहास में पहली बार किसी देश ने सरेंडर किया था बाकायदा लिख कर साइन करके आफ्टर द वर्ल्ड वॉर्स। हु वाज द पर्सन? A खां नियाजी। एंड इंडिया से कौन थे? तो जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा। 90,000 सोल्जर्स वर कैप्चर्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन आर्मी, एंड ढाका वाज सेट फ्री। ढाका की एक गुरिल्ला वॉरफोर्स थी, इसका नाम था मुक्ति वाहिनी। मुक्ति वाहिनी, it was trained, supported, weapons were given to them and they also supported the Indian army. So मुक्ति वाहिनी की हेल्प किसने की थी? इंडियन आर्मी ने। क्यों की थी? क्योंकि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया था। ऑपरेशन सर्च लाइट, दिस वाज द ऑपरेशन कैरिड ऑन बाय द लीडर्स ऑफ द वेस्ट पाकिस्तान। क्योंकि जब पाकिस्तान दो पार्ट में था, वेस्ट एंड ईस्ट, तो सारे लीडर्स, आर्मी ऑफिसर्स वेर फ्रॉम द वेस्ट पाकिस्तान, but the population were more in the East Pakistan and they don't wanted to share the power between West and East. They wanted all the centers to be on the West. So when the elections happened in 1971 and East Pakistan से शेख मुजीबुर रहमान ऑलमोस्ट 2/3 मेजोरिटी से जीत जाते हैं, तो उनको लगता है कि अब पावर सेंटर हमारा शिफ्ट होने वाला है, तो वहाँ से आर्मी को भेजा जाता है और ऑपरेशन सर्च लाइट के अंदर जितने भी बाहर के लोग हैं, जितने भी ईस्ट पाकिस्तानी नेता हैं, एलिट्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मिलिट्री से, उन सबको लिटरली मारने का काम रहता है। जनरल टिक्का खां, ठीक है, इसको कहते हैं बुचर ऑफ बांग्लादेश। जनरल टिक्का खान इज़ बिन सेंट स्पेशली टू किल दोज पीपल। एंड उसी ऑपरेशन सर्चलाइट के डर से इंडिया में बहुत सारे बांग्लादेशी रिफ्यूजीज़ शरण ले लेते हैं, कम से कम 2-2.5 करोड़ के आसपास। इंडियन इकोनॉमी पे बोझ पड़ने लगता है और उसी के जवाब में देन वी फाइट बैक। इंडियन आर्मी हेल्प्स द बांग्लादेशी पीपल, द मुक्ति वाहिनी, एंड लिबरेट्स द ईस्ट पाकिस्तान फ्रॉम द वेस्ट पाकिस्तान एंड मेक्स अ न्यू कंट्री दैट इज़ बांग्लादेश अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी। एंड उस वक्त हमारे आर्मी चीफ रहते हैं SJF मानेकशॉ, श्याम मानेकशॉ। ओके, सो दीज थिंग्स दैट यू शुड रिमेंबर। सो इसी का 50 वर्ष मनाने के लिए आज मोदी जी बांग्लादेश में हैं, वहाँ जाएंगे और ही इज़ प्लानिंग वेरी वेल। ही इज़ अ मास्टर इवेंट मैनेजर। बंगाल में इलेक्शन भी चल रहे हैं, आज वोटिंग भी है, तो आपको पता है कि वोटिंग के दिन चुनाव प्रचार नहीं कर सकते हैं, लेकिन बंगाल में नहीं कर सकते हैं, बांग्लादेश में तो कर ही सकते हैं। सो वो बांग्लादेश में गए हैं, सारा मीडिया उनको आज फॉलो कर रहा है। ओके, सो जो कहेंगे वो सब कि सब बंगाल इलेक्शन में प्रभावित होंगे, लेकिन क्योंकि वो बंगाल इलेक्शन है तो इलेक्शन कमीशन का कंट्रोल बंगाल तक ही है, बांग्लादेश तक तो नहीं।
सो बहुत स्ट्रैटेजिकली प्लान करके वो रैली करते हैं, डेट फिक्स करते हैं. इट्स कंप्लीट मास्टर इवेंट मैनेजमेंट. बीजेपी इज वेल एंड गुड इन इवेंट्स मैनेजमेंट. So this was whole the background of Bangladesh history, and you should also remember the leader of Bangladesh was Mujibur Rahman, Sheikh Mujibur Rahman, the first president of Bangladesh also, and he is the father of the current president Sheikh Hasina. Next is important article about the AICTE, All India Council of Technical Education. ये वो बॉडी है जो इंडिया में इंजीनियरिंग कॉलेजेस, प्रोफेशनल कॉलेजेस को डिग्री देती है. यानी कि किसी भी कॉलेज को, एनी कॉलेज which is destined to be an engineering or a professional degree college will have to be get approved under. First is the UGC, University Grant Commission. तो हर यूनिवर्सिटी को ग्रांटिंग इसके लेनी पड़ती है. बट उसके अलावा जो स्पेशल कॉलेजेस होती हैं that are meant for engineering and other technologies, they should be approved by the AICTE, that is All India Council of Technical Education, and this has made a new law. The new law allows the candidates who have not studied maths and physics in their 10th and 12th standard to join engineering as well. What are the complications going to be in the education system that we'll see. So there are certain branches of mechanical engineering, civil engineering, computer, even IT, electronics and communication, where there are some mathematical concepts just like differential equation, linear algebra, statistics, complex mathematics, discrete mathematics, okay, neural schema, database management, charts, flow charts, statistics, probability. These are all mathematical concepts which need to be understood by the students in order to make a good engineer. And if they have not studied physics and mathematics in their 10th and 12th standard, how they will be able to cope up in the engineering section? This is the concern of the author, and which is very much genuine concern. अगर बच्चे ने ये सारी चीज़ें पढ़ी ही नहीं है तो इंजीनियरिंग में करेगा क्या? हाँ, वो बात अलग है कि वो ऐसे भी जाके वो हाँ कुछ करते नहीं है. द इंजीनियरिंग विच आर कमिंग आउट, whatever engineers coming out of the college don't know anything of the syllabus in spite of getting good marks, 9-pointer, 8-pointer, okay, distinction marks. Engineers don't know. I have known several computer engineers who don't even know how to format their computers. So this is the status of higher education in our country. और उस पर हम और ऐड कर रहे हैं कि they need not to know maths and physics also. So what type of engineers will make that? Personally I don't know what is thinking about the AICTE, how they are going to see this. If school children don't know, और उनको पता चल गया कि मैथ्स और साइंस वैसे ही पढ़ने की ज़रूरत नहीं है तो वो और भी नहीं पढ़ेंगे, वैसे भी नहीं पढ़ रहे और भी नहीं पढ़ेंगे, तो जो इंजीनियर, जो क्लास हम बना रहे हैं, द क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, द यूथ विल बी अनएजुकेटेड इन मैथ्स एंड साइंस, and that will be disastrous for a society, because we will not be able to produce good engineers, good doctors, good scientists, because we are not imparting good education in the maths and science technology in the very basic primary school. And if we know that we don't need this maths and science to get admission in this engineering sections, we will not study at all. So this is going to hamper the education system. In the last 40 years, ठीक है, 40% of the engineering colleges have seen remain vacant. I am telling you why. This is because the demand is less. There are so many unemployed engineers in the country, and so people are not taking admission. So almost 40% have been seats have been vacant. 180 colleges have been closed, and the reason why AICTE has chosen this, because to get a business help, not to better the education. So they are more focusing on business rather than education, and this is very bad for our economic and education system. So this needs to be thought out by the AICTE, UGC and the Education Ministry as all. Now important news is stuck cargo ship in the Suez Canal. ठीक है, तो Suez Canal, तो द नेम ऑफ द शिप इज़ एवरग्रीन. एवरग्रीन नाम की एक शिप है जो सुएज कैनल, ठीक है, हम देखेंगे कहाँ है वो, बट पहले काम की चीज़ें क्या है. तो शिप का नाम क्या है, एवरगिवन. वो कहाँ शिप गई है, इजिप्ट. एक सुएज कैनल में वो फंस गई है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो गया. करोड़ों करोड़ रुपए के, बिलियन डॉलर्स के कार्गो वहाँ पर रुक गए हैं. कार्गो शिप है. सो एवरग्रीन, a cargo ship has been stuck in the Egyptian Suez Canal. Now we'll see what is Suez Canal and where it is. So Suez Canal is in this area, Egypt, which connects the Indian Ocean to the Mediterranean Ocean, that is this South Asia to Europe. Okay, and here is
the Indian Ocean, the Red Sea, and this is what, बाबल मंडप। यहाँ से होते हुए, रेड सी से होते हुए इजिप्ट में सिनाई पेनिनसुला के पास सुएज कैनल है, ये रहा। और ध्यान से देखिए, रेड सी, इजिप्ट, दिस इज सिनाई पेनिनसुला कवर्ड फ्रॉम वाटर फ्रॉम ऑल थ्री साइड्स एंड इट्स कनेक्ट टू द मेडिटेरेनियन। यानी कि अगर एशिया से आपको पहले यूरोप जाना होता था तो देयर वाज नो सुएज कैनल, सो द सेम रूट द वास्को डी गामा केम इन इंडिया, इट वाज 12,300 miles, that is 19,800 kilometers, but it has been reduced to 7,200 kilometers after the formation of the Suez Canal. But when this route has been jammed, the ships will have to cover all the way, that is almost 3 times more route, more economic loss. So this is the importance of Suez Canal, and this is how actually the Suez Canal looks. The Suez Canal is a Great Barrier Lake, and there is a Port Said which enters into the Mediterranean Sea. So point of fact to remember is Suez Canal connect the Red Sea and the Mediterranean Sea. The Red Sea, which is ultimately connected to the Arabian Sea, and the point where the Suez Canal opens in the Mediterranean Sea is Port Said, and there is a lake in between that is called Great Barrier Lake. Okay, so this was all for today's news. We'll see you tomorrow. Have a nice day. Thank you.